I hope all of you are fine and welcome to my channel. Today we will discuss about the political and constitutional phase 1977 to 1988. In this era, we will discuss general election 1977, policy of Islamization of Zulfikar Ali Bhutto, referendum 1984, and general election 1985. And this era is called जनरल ज़ियाउल हक era. पाकिस्तान हिस्ट्री में ये इरा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वो इरा था जिसमें इस्लामी पॉलिसीज़ को और इस्लामी शरीयत को बरसगीर पाकिस्तान में नाफज करने की कोशिश की गई। और इसका जो सिरा था वो जनरल ज़ियाउल हक के साथ, क्योंकि वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान जो है अगर इस्लामी आइडियालॉजी की बेस पे वजूद में आया है तो उसमें इस्लामी आइडियालॉजी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर इस्लामी प्रिंसिपल जो हैं उनको फॉलो किया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस जनरल इलेक्शन ऑफ 1977. During the election of 1977, all political parties in the country had decided to make alliance against People Party. All political parties form alliance called Pakistan National Alliance. Maulana Mufti Mahmood was the head of this alliance. National Assembly election were held on 7th March 1977, in which Pakistan People Party won the general election and he won 155 seats out of 200, and Pakistan National Alliance won 36 seats. इलेक्शन में शिकस्त के बाद 36 सीटें हासिल करने के बाद मुत्तहिदा जो अलायंस था उसने पाकिस्तान पीपल पार्टी पर जो है वो धांधली के इल्ज़ामात लगाए, जिसकी वजह से उसके बाद होने वाले जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन थे उसमें पार्टिसिपेट करने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि इस इलेक्शन में तकरीबन 60% जो थे वो मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल पार्टी की बन रही थी। जब उन्होंने सूबाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से इनकार किया और मुल्क की हालात जो थे वो ख़राब होना शुरू हो गए, और इसी दौरान उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से यहाँ पर तहरीक शुरू कर दी, और इसमें अब्दुल वली ख़ान जो थे वो अहम किरदार अदा कर रहे थे। एट लास्ट भुट्टो ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी और उनके सरबराहान को जो है वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की दावत दी। अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी तो कि इन्हीं दिनों में 5 जुलाई 1977 को उस वक़्त के फ़ौज के जो सरबराह थे जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने मुल्क का जो तख्ता था उल्ट दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। जनरल ज़ियाउल हक का ये जो इरा था वो 11 सालों पर मुहित रहा। इस मुल्क में 77 से लेकर 88 तक जनरल ज़ियाउल हक ने हुकूमत की, और 17 अगस्त 88 में जनरल ज़िया जो थे वो एक त्यारा हादसे में हलाक हो गए, और उस वक़्त के जो सेनेट के चेयरमैन थे ग़ुलाम इसहाक़ खान, वो कायम मकाम सदर के तौर पर सामने आए। जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाला। उसके बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच में जो ऐलानात किए वो मुंदरजा हैं। उसी ऐलानात के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए, इस्लामाइजेशन की पॉलिसी को नाफज करने के लिए और डेमोक्रेसी सिस्टम को बहाल करने के लिए आवाम से वादा किया। डेमोक्रेसी सिस्टम की वापसी के लिए लोकल बॉडी
इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1977। लोकल बॉडी इलेक्शन जो थे वो मुनक्कद करवाए गए। रेफरेंडम वाज हेल्ड ऑन इलेक्टेड ज़ियाउल हक एज अ प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर ऑन दिसंबर 88। रेफरेंडम जो था वो 1988 में करवाया गया। देन ही हेल्ड इलेक्शन ऑन नॉन पार्टी बेसिस ऑन 1985। नॉन पार्टी बेसिस पर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया गया 85 में। न्यू नेशनल असम्बली वाज फॉर्म एंड सिविलियन गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड। रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर मार्च 85। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की गई जिसको एक 8 अमेंडमेंट का नाम दिया जाता है, और ये पाकिस्तान हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट थी। आए अब इस अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। द 8th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अलाउड टू प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असम्बली एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट, के प्रेसिडेंट को ये इख्तियारात दिएगा कि वो किसी भी वक्त नेशनल असम्बली जो है उसको तोड़ सकता है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको ख़त्म कर सकता है। ये अमेंडमेंट जनरल ज़ियाउल हक ने फर्स्ट टाइम जो थी वो 88 में मोहम्मद खान जनेजो की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की। इस अमेंडमेंट में सदर को जो इख्तियारात दिए गए वो 58(2)(b आर्टिकल 58(2)(b का इस्तेमाल करते हुए दिए गए, और इसी आर्टिकल को यूज़ करते हुए गुलाम इसहाक खान ने 93 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ख़त्म किया, और फिर 96 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया उस वक़्त के प्रेसिडेंट ने। तो ये जो अमेंडमेंट थी, आइनी तरमीम थी, इसके ज़रिए सदर को वसी तर इख्तियारात जो थे वो दिए गए। नेक्स्ट, पाकिस्तानी इस्लामाइजेशन प्रोग्राम एंड रेफरेंडम 1984। 1984 में जनरल ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन्ड बाय रेफरेंडम? रेफरेंडम मीन टू गेट द वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस फ्राम द पब्लिक, के आम आवाम से जो है वो एहतमाद का वोट हासिल करना। और इसमें जनरल ज़ियाउल हक ने सबसे पहले तो जो पॉलिसी यहाँ पे नाफज की जा रही थी उस हवाले से आवाम से राय ली, और सेकंड कि आया वो अगले 5 साल के लिए जो है वो इस मुल्क का प्रेसिडेंट रह सकते हैं या नहीं, उसके लिए आवाम से राय ली। तो 98.5% जो वोट थे वो जनरल ज़ियाउल हक के हक में आए, और इस तरह 1984 में जनरल ज़ियाउल हक जो थे वो आइनी तौर पर पाकिस्तान के नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो मुंतखब किए गए आवाम की तरफ से। स्टेप टूवर्ड इस्लामाइजेशन बाय द मार्शल लॉ गवर्नमेंट फ्राम 1977 टू टिल, के 1977 से जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से जो इस्लामी शरीयत को यहाँ पर नाफज करने के लिए पॉलिसी अपनाई गई, उसके बेसिक पॉइंट क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, 10 फरवरी 1979 को हदूद ऑर्डिनेंस का नफाज किया गया, जिसका मकसद ये था कि जना या कत्ल के जो केस हैं उसकी सज़ाएं जो है वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक दी जाए। इसके अलावा ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस ऑन जून 1980, the system of zakat and ashar was imposed, under which government was empowered to deduct 2.5% from the bank deposit in saving account on first रमज़ान। ज़कात जो है वो सेविंग अकाउंट से गवर्नमेंट फर्स्ट रमज़ान को 2.5% के हिसाब से डिडक्ट करेगी, और इसको कलेक्ट करने के बाद जो है वो ज़कात कौंसल में के ज़रिए जो है जितने भी डिज़र्विंग लोग हैं उन तक ये पहुंचाई जाएगी। और 1983 में अशर ऑर्डिनेंस जो था वो इशू किया गया, जिसके तहत 10% जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उस पर डिडक्शन की जाएगी, और ये भी ज़कात कौंसल के तहत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी।
elimination of interest. From the elimination of interest on 1st January 1981, profit and loss sharing account was opened. All saving account were converted into PLS account with effect from 1st July 1984. सूद के खात्मे के लिए जितने भी सेविंग अकाउंट थे, ठीक है, उनके बजाय प्रॉफिट एंड शेयरिंग अकाउंट जो थे वो खोलेगा और जितने भी सेविंग अकाउंट थे उनको पीएलएस में कन्वर्ट कर दिया गया 1984 में। शरीयत कोर्ट, शरीयत बेंच इन ऑल हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश ऑन 10 फरवरी 1979 को 10 फरवरी को एक आर्डिनेंस के जरिए जो है वो तमाम हाई कोर्ट में शरीयत बेंच बनाएगा और इनमें उलमा कराम को जो है वो शामिल किया गया। और 1980 में शरीयत बेंच की बजाय वफाकी जो अदालतें थी वो मुत्तहद अदालतों के फैसलों के ख़िलाफ़ जो है वो अपील सुनने का इख्तियार रखती थी और यहाँ पर तमाम के तमाम डिसीज़न जो थे वो इस्लामी वैल्यूज़ के मुताबिक किया जाना स्टार्ट हुए। कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ इस्लामियात, इस्लामिक स्टडी मेड कंपल्सरी फॉर ऑल क्लासेस के इस्लामियात की जो तालीमात हैं उसको कंपल्सरी बनाया जाए। रमज़ान एहतराम आर्डिनेंस, रमज़ान एहतराम आर्डिनेंस जो था वो जारी किया गया जिसके तहत जो भी रमज़ान का एहतराम नहीं करेगा उसको 500 रुपये जुर्माना या 3 माह तक की सज़ा जो है वो हो सकती है। उसके बाद कंपल्सरी ऑफ अरबिक टीचिंग, अरबिक टीचिंग वाज मेड कंपल्सरी फ्राम क्लास 6 to 8। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ऑल एंड इस्लामी यूनिवर्सिटी एट इस्लामाबाद स्टार्ट फंक्शनिंग फ्राम 2 जनवरी 1981 विच मेक रिसर्च इन एवरी फील्ड ऑफ इस्लामिक लॉ के 1981 में बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया जिसका मकसद ये था कि इस्लामी कवानीन को हर पहलू से पहले वहाँ पर परखा जाए। रिफॉर्म इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन 1979 गवर्नमेंट आल्सो इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फॉलोइंग स्टेप वर बीइंग टेकन ऑन दिस रिगार्ड। बैन ऑन इस्लामिक प्रोग्राम, बैन ऑफ इन इस्लामिक प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन ऑफ इज़ान ऑन टीवी के पाकिस्तान में जो गैर इस्लामी प्रोग्राम है उसको बैन किया गया। तमाम टीवी चैनल पर अजान नशर की जाना शुरू की। टीचिंग ऑफ होली कुरान एंड इस्लामी टीचिंग स्टार्टेड ऑन टीवी, टेलीविज़न पर कुरान मजीद की और इस्लामी तालीमात को दिया जाना शुरू किया। लाइव कवरेज हज की स्टार्ट की गई। दुपट्टा पॉलिसी जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसके तहत जितने भी टीवी एंकर और एक्टर्स थे उनके लिए दुपट्टा लेना जो है वो लाजमी करार दिया गया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामी आइडियालॉजी काउंसिल, इस्लामी आइडियालॉजी काउंसिल जो थी उसको रीऑर्गेनाइज किया गया और जो जज साहिबान थे उनकी पावर को जो है वो बढ़ाया गया और आइडियालॉजी काउंसिल के जो मेंबर थे उनकी तादाद को बढ़ाकर 20 कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है द परमानेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1985 General Zia Haq made an amendment in the Constitution and objective resolution declare a permanent part of Constitution। इस्लामिक पॉइंट के शामिल होने की वजह से जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का परमानेंट पार्ट बना दिया गया। रिस्पेक्ट ऑफ उलमा, for the formation of Islamic society in Pakistan, the government issue an ordinance in the country in which government declares ulama will be given due respect कि जितने भी उलमा इकराम हैं उनकी रिस्पेक्ट के हवाले से जो है वो एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया। रिस्पेक्ट ऑफ कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी साथी थे और जानशीन खलीफा उनकी रिस्पेक्ट जो थी वो लाजमी करार दी गई। जो भी इसकी खिलाफ वर्जी, इस आइन की खिलाफ वर्जी करेगा उन्हें 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना जो था वो अदा करना होगा। फैसिलिटी ऑफ हज,
लोगों को हज फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से खादमे हज डिपार्टमेंट जो था वो इस्टेब्लिश किया गया, जिसके तहत हाजियों के जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करने का जो है वो काम शुरू किया गया। शरीयत बिल इन 1991 शरीयत एक्ट वाज पास्ड। अकॉर्डिंग टू दैट इट वाज डिक्लेयर द शरीयत ऑर्डिनेंस वुड बी इन्फोर्स्ड इन द कंट्री स्टेप बाय स्टेप। शरीयत एक्ट जो था वो पास किया गया, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि मुल्क में जो है वो शरीयत ऑर्डिनेंस जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो नाफिज किया जाए। ये वो ऑर्डिनेंस थे या वो स्टेप थे जो जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से मुल्क में इस्लामी शरीयत को नाफज करने के लिए जो है वो स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद द इरा गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो, जनरल ज़िया-उल हक अमेंडेड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फ्राम पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कि जनरल ज़िया-उल हक ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। प्रेसिडेंट टू कंप्लीट पावर, जिसके तहत प्रेसिडेंट को जो है वो कंप्लीट पावर हासिल होगी। एंड इन दिस इरा जनरल ज़िया-उल हक हेल्ड द इलेक्शन 1985 ऑन नॉन पार्टी बेसिस, और इसी इरा में नॉन पार्टी बेसिस पर इलेक्शन करवाए गए, जो कि पाकिस्तान में इस नौयत के पहले इलेक्शन थे। नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुए थे, और इस इलेक्शन की बेस पे जो फर्स्ट नेशनल असम्बली का इजलास था वो 23 मार्च 1985 में हुआ, जिसमें जनरल ज़िया-उल हक ने एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वो हलफ लिया नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, और मोहम्मद खान जुनेजो ने एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नेक्स्ट 5 ईयर का जो हलफ उठाया। Now we will discuss the important event Muhammad Khan Junejo era. First of all, lifting of martial law. General Zia-ul Haq martial law had complete 8 years in 1985. After becoming Prime Minister, Muhammad Khan Junejo declared martial law should be lifted. Then the Parliament and Provincial Assembly passed bill to lift it, which was done on 13 December. इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद मोहम्मद खान जुनेजो ने जो है वो मुल्की कंडीशन को देखते हुए कि मुल्क में माशाअल्लाह लगे 8 साल गुजर चुके हैं और अब ये ख़त्म हो जाना चाहिए। इसको ख़त्म करने के लिए जनरल मोहम्मद खान जुनेजो ने पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों से एक करारदाद मंजूर करवाई, और जिसके तहत 30 दिसंबर 1985 में मार्शल लॉ जो था वो ख़त्म कर दिया गया। ऑफ मुस्लिम लीग, ऑल नॉन पार्टी member of National Assembly form a officially parliamentary group in January 1986, which was named as the Pakistan Muslim League. Muhammad Khan Junejo was elected its president. 85 में जो नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवाए गए थे उसमें तमाम अरकान ने मिलकर एक सरकारी पार्लियामेंट्री ग्रुप जो था वो तश्कील दिया, और 1986 में इस पार्लियामानी ग्रुप को जो है मुस्लिम लीग का नाम दिया गया। मोहम्मद खान जुनेजो जो थे वो इसके प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, और जिन्होंने पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग को फैलाने का काम शुरू किया। सूबाई जो वज़ीर आला थे उनको सूबाई सदर मुकर्रर किया गया, और मुल्क में जगह जगह जो है वो मुस्लिम लीग के दफातर खोले गए, और लोगों में निचली सतह पर मेंबरशिप जो थी वो तकसीम की गई, और मेंबर सारिजी का काम जो था वो शुरू हुआ। फॉरेन टूर, द लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ एंड रिटर्न ऑफ द डेमोक्रेसी वाज वेलकम बाय फॉरेन वर्ल्ड। मार्शल लॉ ख़त्म होने का जितने भी आलमी दुनिया थी उन्होंने बहुत ज़्यादा खैर मकदम किया, और मोहम्मद खान जुनेजो ने इस इरा में तुर्की, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट के दौरे किए। 86 में ये दौरे जो थे वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए, और इन फॉरेन टूर की वजह से
मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो है वो पाकिस्तान के जो रिलेशन थे वो डेवलप हुए। डेवलपमेंट प्रोग्राम मोहम्मद खान जुनेजो। मोहम्मद खान जुनेजो ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत से डेवलपमेंट प्रोग्राम जो थे वो शुरू किए। मोहम्मद खान जुनेजो दयानतदार और आवाम की खिदमत को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मोहम्मद खान जुनेजो ने 5 मरला हाउसिंग स्कीम स्टार्ट की। इसके अलावा 5 निकाती फार्मूला जो था वो पेश किया, जिसके तहत मुल्क में एजुकेशन को प्रमोट करने, हेल्थ को प्रमोट करने और बैकवर्ड एरिया को प्रमोट करने के लिए जो है वो तरक्याती काम स्टार्ट किए गए। ओजी कैंपस डिजास्टर, ए सडन फायर ब्रोक आउट इन द आर्म डिपो located between Rawalpindi and Islamabad in 1988. Many citizens was killed in this disaster. कि 88 में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान एक आर्मी डिपो, वहाँ पर अचानक फायर आग लगी, जिसमें बहुत से लोग जो थे वो मारे गए। और उस वक़्त जो मोहम्मद खान जुनेजो जो थे वो सिंध के दौरे पर थे और प्राइम मिनिस्टर जनरल ज़ियाउल हक जो थे वो कुवैत के दौरे पर गए हुए थे। और इस हादसे की इतला मिलते ही दोनों फौरी तौर पर मुकर्रम मुकाम तक पहुँचे और प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई और इसकी जो रिपोर्ट थी वो उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक को पेश की गई। डिसमिस ऑफ जुनेजो। गवर्नमेंट due to political changing, different development between president and prime minister 88. After returning from foreign tour, the prime minister called a press conference on 29th May 1988. 1988 में सियासी मैदान में बहुत सी तब्दीलियाँ आई और इसी इरा में जनरल ज़ियाउल हक और मोहम्मद खान जुनेजो के जो दरमियान इख्तलाफात थे वो बढ़ते गए। मोहम्मद खान जुनेजो 29 मई 1988 को जब फॉरेन टूर से वापस आए तो जनरल ज़ियाउल हक ने 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद खान जुनेजो की जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म कर दी और इस तरह मोहम्मद खान जुनेजो का जो दौर था वो ख़त्म हुआ और मोहम्मद खान जुनेजो का ये 3 साला दौर जो था वो इख्तिताम। अफगान जहाद, प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज एंड देयर इम्पैक्ट। The invasion by Russian forces into Afghanistan in 1979 create a new challenges for Pakistan. 1979 में रूसी अफवाज की अफगानिस्तान में आमद जो थी वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनी, लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने इस मौके पर बहुत ही एतमाद और हौसले के साथ वाज़िया पॉलिसी अपनाई और रूसी अफवाज की मुदाखलत के ख़िलाफ़ डट गए। द बिगिनिंग ऑफ जिहाद। अफगान नेशन ब्रांडरी स्टूड अगेंस्ट द रशियन अटैक एंड स्टार्ट जिहाद। के अफगानिस्तान की जो आवाम थी वो रूस के हमले के ख़िलाफ़ खड़े हुए और उन्होंने जिहाद शुरू कर दिया। इस मौके पर पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अफ़गान मुजाहिदीन की अखलाकी मदद जो थी वो स्टार्ट की और इसमें मुजाहिदीन ने हर मौके पर और हर फील्ड में जो रशियन फोर्सेस थी उनको शिकस्त दी और एट लास्ट 1986 में जब रूस यहाँ पर बिल्कुल नाकाम हो गया और वो बेबस हो गया और उसे जब अपनी शिकस्त नज़र आना शुरू हुई तो वो यहाँ से निकलने की प्लानिंग जो थी उसने स्टार्ट की और इस सिलसिले में जिनेवा एग्रीमेंट हुआ। अमेरिका एंड रशिया साइन एग्रीमेंट इन 1988 इन अप्रैल इन जिनेवा में एक मुआहदा हुआ जो कि अमेरिका और रूस ने किया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद खान जुनेजो आल्सो पार्टिसिपेटेड इन एंड साइन और इस जो मुआहदे में पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने भी शमूलियत इख्तियार की।
और दस्तखत किए। रशिया ने बेसिकली यहाँ पर अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और फरवरी 89 में अपनी फ़ौजें यहाँ से वापस बुला ली और इस तरह अफ़गानिस्तान जिहाद जो था वो ख़त्म हुआ। और यहाँ पर इस जंग के साथ ही रूस जो था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। यही वो रूसी रियासत थी या कंट्री थी जिसके बारे में कहा जाता था कि ये वो रियासत है जहाँ पर सूरज कभी गुरूब ही नहीं होता। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ जंग की वजह से वो माशी और इक़्तिसादी तौर पर बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और एट लास्ट 10 साल की जंग के बाद उसे यहाँ पर नाकामी हुई और वह 1989 में यहाँ से निकल गया। सोसाइटी द माइग्रेशन ऑफ अफगान फ्यूज ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग रशियन अटैक क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। के इस जहाद के और इस जंग के पाकिस्तान पर बहुत ही गहरे असरात हुए। सबसे पहले तो अफ़गान महाजरीन जो थे वो पाकिस्तान हिजरत करना शुरू की और ये तकरीबन 30 लाख के राउंड अबाउट अफ़गान महाजरीन जो थे वो हिजरत करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को फैसिलिटेट करना। लेकिन इस्लामी बरादरी होने के नाते पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत तमाम महाजरीन को अपने यहाँ पनाह दी और इनको तमाम जो फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड की गई, फूड, शेल्टर, मेडिसन वगैरह। और अफ़गान मसले पर जनरल ज़िया-उल हक़ की जो खिदमात हैं वो नहायत ही काबिल तहसीन है और जनरल ज़िया-उल हक़ की अफ़गान पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान को जो है आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा सराहा गया। ये इरा जनरल ज़िया-उल हक़ का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बहुत अहम तस्वर किया जाता है। जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़रिए अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करना और अफ़गानिस्तान के ज़रिए रूस को जो है वो शिकस्त देना इस इरा में बहुत बड़ा काम था। ओवरऑल इस इरा में जनरल ज़िया-उल हक़ ने बहुत ही अहम काम किए और इसी वजह से पाकिस्तानी हिस्ट्री में इस इरा को जो है वो बहुत ज़्यादा अहम तस्वर किया जाता है क्योंकि मार्शल लॉ के बाद जनरल ज़िया-उल हक़ ने सबसे पहले मुल्क में इस्लामी कवानीन को नाफज करने के लिए काम शुरू किया, फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम को पाकिस्तान में बहाल किया और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बहाल किया और डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहाल करते हुए 1985 में जनरल इलेक्शन करवाए गए और ऐसी पॉलिसी अपनाई गई जिसके तहत पाकिस्तान जो है वो अंदरूनी और बैरूनी जितने भी ख़तरात से उससे महफूज रहा और आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो नाम था वो रोशन हुआ।